Hello everyone, this is Ram here and I welcome to you all to Ramtech Classes YouTube channel। तो अभी तक हमने चैप्टर 6 में डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल में यानी कि मृदा के अपरूपण में डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन और डिफरेंट कंसोलिडेशन के कॉन्सेप्ट देख लिए थे। लास्ट टॉपिक हमारा था सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट में हमने टोटल सेटलमेंट के बारे में देख लिया था, यानी कि टोटल सेटलमेंट क्या होता है। ठीक है, सेटलमेंट में देखा था हमने देखा था टोटल सेटलमेंट के बारे में। ठीक है, टोटल सेटलमेंट क्या होता है, ये होता है इंस्टेंट सेटलमेंट प्लस प्राइमरी कंसोलिडेशन बोले या प्राइमरी सेटलमेंट बोले, और नेक्स्ट क्या बताया था, सेकेंडरी सेटलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन है सेटलमेंट में हमारा यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्म सेटलमेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म सेटलमेंट यानी कि एक समान सेटलमेंट होना। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंशियल सेटलमेंट। ठीक है, डिफरेंशियल यानी असमान सेटलमेंट। इसमें से हमने टोटल सेटलमेंट को देख लिया था कि टोटल सेटलमेंट क्या होते हैं। इसमें ये इनिशियल, प्राइमरी और सेकेंडरी सेटलमेंट को मिला के टोटल सेटलमेंट होता है। किसी मृदा का पूर्ण रूप से जो सेटलमेंट होता है या बोले कि यानी धंसना। ठीक है, सेटलमेंट होना, तो ये होता है टोटल सेटलमेंट। यूनिफॉर्म सेटलमेंट होता है कि जैसे कि इसमें ग्राफ बताया होगा हमने, ये ग्राफ इसमें बताया था टोटल सेटलमेंट में कि सेटलमेंट किस प्रकार होता है, टाइम वर्सेस सेटलमेंट। ठीक है, टाइम वर्सेस सेटलमेंट के बारे में बताया होगा। टाइम वर्सेस सेटलमेंट यानी कि इंस्टेंट में तनिक से समय में, यानी बहुत ही डिटेक्टी समय में, ठीक है, बहुत ज्यादा सेटलमेंट दिखाई देना या अकर करना, ये होता है इनिशियल सेटलमेंट। ठीक है, ये होता है, ठीक है, इनिशियल सेटलमेंट। उसके बाद में सेटलमेंट का धीरे धीरे कम होना। ठीक है, या एक समय बाद सेटलमेंट बिल्कुल ना के बराबर होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्टली जो इंस्टेंट हुआ या इमीडिएट सेटलमेंट हुआ, उससे कहते हैं इंस्टेंट सेटलमेंट या इमीडिएट सेटलमेंट। उसके बाद में क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है या प्राइमरी सेटलमेंट बोल सकते हैं, प्राइमरी सेटलमेंट। नेक्स्ट उसके बाद में बहुत लॉन्ग समय बाद, ठीक है, बहुत लॉन्ग समय में बहुत स्मॉल सेटलमेंट दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, बहुत ही स्मॉल सेटलमेंट दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं सेकेंडरी सेटलमेंट। सेकेंडरी सेटलमेंट में क्या होता था, ग्रेन का यानी ग्रेन साइज, सॉइल के पार्टिकल का रीएडजस्टमेंट होता है। प्राइमरी कंसोलिडेशन में बताया था या प्राइमरी सेटलमेंट में बताया था कि जल का रंध्रों से निकलना। ठीक है, उसके बाद में SIN इंस्टेंट सेटलमेंट बताया था कि कॉम्पैक्ट होना, यानी कि लोड पड़ते ही जो मृदा में रंध्र, वायु रंध्र है, यानी जो हवा भरी हुई है उसका एक्सपल्सन यानी रिमूवल। ठीक है, तो ये हो गया इंस्टेंट सेटलमेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म सेटलमेंट होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सेटलमेंट की बात करें तो मान लीजिए कोई ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, इस पर कोई लोड लगाया गया या कोई स्ट्रक्चर इस पर क्या किया गया, इस पर कंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है, तो उसके बाद में जो सेटलमेंट इस पे होगा, सेटलमेंट होगा वो पूरे सॉइल सैंपल पे, यानी जितने भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेटलमेंट जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। यानी कि देख रहे हैं यहाँ पर जैसे
कि यूनिफॉर्म सेटलमेंट दिखाई दे रहा है पूरे स्ट्रक्चर में, या पूरे जितने दूर में स्ट्रक्चर, जितने पोर्शन में स्ट्रक्चर बना है, जो सेटलमेंट हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जो डेल्टा एच या डेल्टा एस, ठीक है, जो सेटलमेंट हो रहा है यूनिफॉर्म हो रहा है, यानी कि किसी स्ट्रक्चर पर या किसी सॉइल सैंपल पर जो स्ट्रक्चर की वजह से या सॉइल सैंपल की वजह से मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई लोड लग रहा है, ठीक है, कोई भी लोड, तो उस लोड की वजह से जो सॉइल सैंपल पर यूनिफॉर्मली, यानी पूरे पोर्शन पर जितने भी कंस्ट्रक्ट हुआ है सॉइल या जितने भी लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली सेटलमेंट हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या करें, यूनिफॉर्म सेटलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन है डिफरेंशियल सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखें तो यूनिफॉर्मली, हम जैसे कि 100 में पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्मली लोड लगा हुआ है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, यानी कि जो लोड लगा हुआ है वो पूरे पोर्शन में जितने का हम एनालिसिस कर रहे हैं सॉइल सैंपल का, उतने में क्या लग रहा है, यूनिफॉर्म लोड लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन है डिफरेंशियल सेटलमेंट। नेक्स्ट वन है डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो जैसे ये कोई ग्राउंड लेवल है, ठीक है, इस पर जो लोडिंग आ रही है या किसी स्ट्रक्चर पर लोडिंग आ रही है, इस सॉइल सैंपल किसी स्ट्रक्चर की वजह से जो लोडिंग आ रही है वो पूरे पोर्शन में कैसा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, यानी अलग अलग आ रहा है, तो सेटलमेंट कैसा आकर करेगा, अलग अलग आकर करेगा। या दूसरा ये भी कारण हो सकता है, मिट्टी मान लेते हैं इतने पोर्शन में कोई दूसरी मिट्टी है, इतने में दूसरी है, तो क्या होगा, उतना ही लोड मान लेते हैं, यूनिफॉर्म लोड ही लगा रहे हैं, लेकिन अगर मिट्टी चेंज है, यानी सॉइल चेंज है वहां का, तो क्या होगा, जो सेटलमेंट सबकी बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है सभी मिट्टी की अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसलिए जो सेटलमेंट होगा यहाँ पर डिफरेंट होगा, यानी यहाँ पर मान लेते हैं कि सॉइल सैंपल इतने में अलग है, इतने में अलग है, ठीक है, और लोड मान लो बराबर लगा हुआ है, ठीक है, लोड लगा है इक्वल, फिर भी जो सेटलमेंट आएगा वो अलग अलग आएगा। ठीक है, तो सेटलमेंट मान लेते हैं ऐसा सेटलमेंट है, मान लो यहाँ पर बिल्कुल नाम मात्रा आ रहा है, बिल्कुल S1 आ रहा है सेटलमेंट, यहाँ पर आ रहा है S2। ठीक है, यानी कि अलग अलग जगहों पर जो सेटलमेंट है किसी सॉइल पर, ठीक है, स्ट्रक्चर की वजह से या लोड की वजह से जो सेटलमेंट हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है। कैसे, हर एक स्ट्रक्चर, हर एक जगह पर, यानी अलग अलग पॉइंट पे, अगर दो पॉइंट की एनालिसिस करें और दोनों पॉइंट पे अलग अलग जो सेटलमेंट आ रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे डिफरेंशियल सेटलमेंट। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, जैसे कि इसमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे है कंसोलिडेशन एंड सेटलमेंट क्या होता है, तो कंसोलिडेशन के को बता दिया है। ठीक है, सेटलमेंट क्या होता है, क्रीप क्या होता है, ठीक है, लेटरल मूवमेंट, हीविंग क्या होता है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग क्या होता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या बोले इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। Important terminology. Definition या terminology. ठीक है, फर्स्ट देख लें, अगर कंसोलिडेशन के बारे में बात करें तो कंसोलिडेशन क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स इन सॉइल सैंपल, या किसी मिट्टी में उपस्थित रंध्रों में उपस्थित जल का निकलना ड्यू टू लोड अप्लाई करने के बाद में, जो जैसे हम कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन होता क्या है, कंसोलिडेशन क्या होता है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन क्या होता है, वायु या मृदा, ठीक है, यानी किसी सॉइल सैंपल में किसी सॉइल सैंपल में उपस्थित रंध्रों में उपस्थित जल को
लोड द्वारा लोड अप्लाई करके रिमूव करना क्या कहलाता है, या बोले एक्सपल्सन ऑफ वाटर फ्रॉम वॉइड्स। ठीक है, एक्सपल्सन ऑफ वाटर फ्रॉम वॉइड्स। ठीक है, ये क्या है, रंध्रों में उपस्थित जल है। एक्सपल्सन ऑफ expulsion of water from soil voids, यानी मृदा रंध्रों में मौजूद जल का निकलना बाई अप्लाइंग लोड अप्लाई करके नेक्स्ट वन है सेटलमेंट। अगर सेटलमेंट की बात करें, ये सब एक या दो नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक, सेटलमेंट क्या होता है, बाय अप्लाइंग लोड। ठीक है, जो भी सेटलमेंट होता है, ठीक है, या मिट्टी का दबना, ठीक है, सेटलमेंट कहलाता है। नेक्स्ट वन है हीविंग। ठीक है, हीविंग हीविंग होता है उठान, हिंदी इसका होता है उठान। हीविंग क्या होता है, मिट्टी का ऊपर की ओर उठना। ठीक है, या मिट्टी का ऊर्ध्व गति में उठान हीविंग कहलाता है। ठीक है, राइजिंग ऑफ soil in vertical direction is known as heaving, ठीक है, मिट्टी का ऊर्ध्व गति में, ठीक है, ऊर्ध्व गति में या ऊपर की तरफ, ठीक है, उठना क्या कहलाता है, हीविंग कहलाता है। ठीक है, जब मिट्टी फैलती है, दबाव में कमी आती है, या मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। ठीक है, पानी की ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी का मात्रा है, जल की मात्रा है, उसका अधिक होने पर क्या होता है, हीविंग होता है। ठीक है, यानी कि मिट्टी का फूलना, ठीक है, या उठना, ऊपर की तरफ उठना, वर्टिकल डायरेक्शन में उठना क्या कहलाता है, हीविंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन बता दिया था, सीवी से इसे डिनोट करते हैं, केवी इक्वल टू सीवी, के इक्वल टू। नेक्स्ट वन है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, जिसे हम सीवी से डिनोट करते हैं। क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी जब पढ़ा था, केवी इक्वल टू एमवी सीवी गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पर सीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन एमवी इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट हेडिंग है, ये सब जो ये बता रहे हैं, ये दो नंबर में आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। क्रीप किसे कहते हैं, यानी क्रीप या बोल सकते हैं सरपड़। ठीक है, क्रीप क्या कहलाता है, अधिक ढाल के कारण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में से नीचे की ओर मृदा के खिसकने के मृदा या सॉइल क्रीप कहते हैं। ठीक है, अधिक ढाल के कारण
ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की ओर मृदा का खिसकना, ठीक है, मतलब ऐसे समझिए, जो स्लोप है, ये जो ढलान है, ठीक है, ये मैक्सिमम होने के कारण क्या होता है, मिट्टी का खिसकना क्या कहलाता है, क्रीप कहलाता है, ठीक है, सॉइल क्रीप कहलाता है, ठीक है। अगर बात करें कॉम्पैक्शन क्या होता है, तो कॉम्पैक्शन होता है सॉइल के रंध्रों में उपस्थित वायु को रिमूव करना, क्या कहलाता है, कॉम्पैक्शन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट हो सकता है कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। संघनन या संघनन, इसमें क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ या रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम voids, soil void, from voids, from air void, हाँ ठीक है, एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम voids ऑफ soil surface, ऑफ soil, ठीक है, मृदा के रंध्रों से हवा का या वायु का रिमूव कराना, ठीक है। फ्रीजिंग एंड थॉइंग बोले, फ्रीजिंग एंड थॉइंग यानी मिट्टी का जमना और पिघलना, ठीक है, मिट्टी का जमना और पिघलना, ठीक है। तो ये हो गए जो डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल में यानी मृदा के ब्लूप्रिंट चैप्टर में जो शॉर्ट में टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन ये बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये चैप्टर और इसमें डिफरेंस आ सकता है, कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन में डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट एक टॉपिक बच रहा है जिसे कहते हैं रेट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। व्हाट इज रेट ऑफ सेटलमेंट, रेट ऑफ सेटलमेंट क्या होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ सेटलमेंट वो दर होता है, ठीक है, जिसमें कुल सेटलमेंट का कुछ प्रतिशत होता है, ठीक है, कुछ जो टोटल सेटलमेंट है उसका कुछ प्रतिशत होता है, उसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, यानी रेट ऑफ सेटलमेंट यानी या इसे कहते हैं सेटलमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, निपटान का दर, ठीक है, निपटान का दर यानी रेट ऑफ सेटलमेंट। रेट ऑफ सेटलमेंट क्या होता है, रेट ऑफ सेटलमेंट होता है यानी ये किसी चीज का क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, रेट प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो यानी टोटल सेटलमेंट का कुछ प्रतिशत, ठीक है, ऑफ टोटल सेटलमेंट, ये है, लिखेंगे यहाँ पर टोटल सेटलमेंट वो दर होता है, ठीक है, वो दर होता है जो कि टोटल सेटलमेंट का कुछ प्रतिशत सेटलमेंट प्रदर्शित करता है, कुछ टोटल सेटलमेंट का कुछ प्रतिशत सेटलमेंट प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर, मिट्टी के परत पर, ठीक है, थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर, थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर मिट्टी के परत की मोटाई पर डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर सेकेंड वन है। दूसरी चीज किस पे डिपेंड करता है, मिट्टी की परमेबिलिटी यानी पानी की मात्रा पर डिपेंड करता है, परमेबिलिटी ऑफ
या पारगम्यता ऑफ सॉइल, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, मिट्टी के पारगम्यता को पर डिपेंड करता है। यानी कि जो अगर ऊपर सॉइल की बात करें तो सॉइल पर पानी डालें तो कितने देर में वो मिट्टी वो पानी पास होता है सॉइल में, ठीक है, तो वही होता है परमेबिलिटी ऑफ सैंपल, ठीक है, पारगम्यता पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन है ड्रेनेज फेसेस पर, यानी कि निकास नली पर, ठीक है, ड्रेनेज, जैसे बताया था ना कि कोई सॉइल सैंपल है, ठीक है, इसमें वन वे ड्रेनेज है या टू वे ड्रेनेज है, ये टू वे ड्रेनेज है, और बताया था यहाँ पर एक बताया था वन वे ड्रेनेज, ठीक है। वन वे ड्रेनेज, जब वन वे ड्रेनेज है तो ड्रेनेज पाथ होता है H नॉट, ठीक है, यानी कि इस सॉइल सैंपल का पूरी लेंथ, ठीक है, और यहाँ पर जब टू वे ड्रेनेज है तो क्या बताया था ड्रेनेज पाथ क्या होगा, जो थिकनेस है जो लेंथ है, ठीक है, सॉइल सैंपल का जो लेंथ है उसका बाई 2, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या बताया ड्रेनेज पाथ पर, ठीक है, कि वन वे ड्रेनेज है टू वे ड्रेनेज पर, यानी कि इस पर डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर, मिट्टी के परत की मोटाई पर, और सॉइल सैंपल ऑफ परमेबिलिटी, मिट्टी की पारगम्यता पर। नेक्स्ट है ड्रेनेज पाथ, ड्रेनेज पाथ पर डिपेंड करता है कि वन वे ड्रेनेज है या टू वे ड्रेनेज है, ठीक है। नेक्स्ट वन किस चीज पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड लोड, ठीक है, यानी कि सॉइल सैंपल पर जो रेट ऑफ सेटलमेंट है किस पे डिपेंड करेगा कि जो लोड लगाया गया है कितनी इंटेंसिटी का या कितने मैग्नीट्यूड का अप्लाई किया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड लोड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ या बोले इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड लोड, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड लोड, यानी जो लोड अप्लाई की गई है उसकी वैल्यू कितनी है, इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड लोड पर, ठीक है। यहाँ पर बताया था हमने जब ये ड्रेनेज पाथ के बारे में पढ़ा था तो टाइम फैक्टर के बारे में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ सेटलमेंट, यानी जितने यानी जो हमको गिवन कंसोलिडेशन है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यानी सीवी, वो कितने समय में, ठीक है, कितने समय में या उतना कंसोलिडेशन होने में कितना समय लगता है, यानी टी की बात कर रहे थे वहां पर। तो यहाँ पर देखा था टाइम फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, टीबी इक्वल टू क्या होता है, टीबी इक्वल टू देखा था सीवी टी अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक सॉइल सैंपल लेते हैं जिसमें T1 है, ठीक है, T1 समय में इतना कंसोलिडेशन कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है, और दूसरा एक लेते हैं T2, ठीक है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन या कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, ये क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू गिवन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन गिवन सीवी, ठीक है। ये क्या होता है, डी क्या है, ये है ड्रेनेज पाथ, टीवी क्या है, ये है टाइम फैक्टर, क्या है, टाइम फैक्टर, टीवी क्या है, ये है टाइम फैक्टर, ठीक है। अगर बात करें कि अगर वन वे ड्रेनेज है, ठीक है,
ड्रेनेज है। तो क्या होगा, 1 पे ड्रेनेज है तो बताया डी के जगह पर कितना पुट कर देंगे, H0 पुट कर देंगे, ठीक है, और T1 समय निकल आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर तो क्या करेंगे, यहाँ पर D इक्वल टू H0/2 पुट कर रहे हैं, ठीक है, और डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं T1 टी की, ये जो समय होगा T, क्योंकि ये तो टाइम फैक्टर है, कांस्टेंट है, ठीक है, और CV कोएफिशिएंट कंसोलिडेशन ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, और T केवल समय जो इतना रिक्वायर्ड है कंसोलिडेशन कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, तो केवल क्या चेंज होगा, T चेंज होगा। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, T है, समय है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू यहाँ पर पुट कर दो H0, नहीं 1 बाई ड्रेनेज है, ठीक है, तो 1 बाई ड्रेनेज है तो H0/2 नहीं होगा, H होगा, ठीक है, H0 होगा, ठीक है। तो पुट कर दो यहाँ पर T1, तो ये हो जाएगा TV इंटू D की जगह पर H0 स्क्वायर बाई ये होगा C, ठीक है। अगर देखें 2 वे ड्रेनेज है, फार 2 वे ड्रेनेज यानी अगर 2 वे ड्रेनेज है तो क्या पुट करेंगे, D इक्वल टू H0/2 पुट करेंगे, पुट कर देते हैं, ठीक है, इसमें पुट कर दो D की जगह पर H0/2, तो यहाँ पर जो टाइम आएगा T2 आएगा, ये इसकी वैल्यू 2 अगर H0/2 तो H0² हो जाएगा, ठीक है, H0² हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगी जो वैल्यू TV इंटू H0² अपान 4CV, ठीक है, H0, ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसमें दोनों में रिलेशन देखना चाहें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर T1 की वैल्यू यहां पर देखें तो ये जो वैल्यू गिवन है लिखी है, ये क्या है, ये है T1 ही तो गिवन है, ठीक है, तो देखें तो T1 ही तो गिवन है ये, तो T2 इक्वल टू 1/4 T1, ठीक है, यानी कि इसमें की 1/4 समय लगेगा, किसमें इसमें जो लग रहा है इसकी अपेक्षा इसमें 1/4 समय लगेगा सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को पाने में, ठीक है, या होने में। नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ठीक है, चैप्टर 7। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।